नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज जिस विषय पर बड़े गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक तरफ तो विश्व में दिख रहा है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को किस प्रकार से कवर किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार लोगों को अपने यहाँ से उठाकर यानी कि अपने एयरफोर्स के प्लेन में बिठाकर देशों में भेज रहे हैं। दूसरी तरफ आज एक और खबर आई थी कि सऊदी अरेबिया में कुछ लोग घुसे, इलीगल इमिग्रेंट थे, सीधी फायर हुई, पैर पर गोली पड़ी, किसी के सर पर गोली पड़ी, बहुत बड़ी भयावह स्थिति हुई। यानी कि वहां पर सऊदी अरेबिया में जैसे ही किसी ने इलीगल इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, आर्मी ने या जो बॉर्डर उनके सिक्योरिटी रहते हैं उसने सीधी गोली चलाई। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, सीधी सी बात है कि बॉर्डर में घुस रहे हैं तो गोली मार दी। अब हमारे यहाँ की बात आ जाती है। विश्व के किसी भी देश में एक सिंपल फॉर्मूला है, इलीगल इमिग्रेंट इलीगल है और उसको या तो गोली मार दी जाएगी, मतलब बॉर्डर पर घुसते घुसते समय अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने देख लिया तो गोली मार देंगे, और अगर घुस आए हैं तो उनको पकड़ा गया तो सरकार किसी भी संसाधन का इस्तेमाल उनके लिए नहीं करेगी, उनको किसी संसाधन का लाभ नहीं देगी, सीधा डिपोर्ट करेगी या फिर जेल में बंद करेगी। और भारत की खास बात यह है कि भारत रिफ्यूजी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं, यानी कि भारत किसी भी संसार के रिफ्यूजी कार्ड को भारत में रिकॉग्नाइज नहीं करता। भारत में रिकॉग्नाइज नहीं करता मतलब जो इंटरनेशनली रिफ्यूजी का चक्कर है, किसी देश में कुछ होता है, हमको याद होगा कि पीछे अरब देशों में एक उतंग मचा था, उसमें रिफ्यूजी बने, वहां आतंक मचा, मुसलमानों ने मुसलमानों पर आतंक किया, और परिणाम निकला था कि यूरोपियन कंट्रीज, मतलब तमाम तरह की फोटो शेयर की गई, तमाम तरह का ये बीच पर पड़ा है। आपको याद होगा, मुझे जहां तक याद है 12 साल पहले जब ये चला था, 10 या 11 12 साल पहले, उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि देखिए कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, कहीं इस्लामिक इन्वेशन का ये कोई तरीका तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है कि बच्चों की उसके किनारे, बीच के किनारे पड़े हुए हैं, उनकी फोटो दिखाई जा रही है और बड़ी भयानक भयानक पोजीशन बनाई जा रही है, जिससे कि संसार के देशों का दिल पसीजे और बड़े स्तर पर लोगों को वहां बुला ले। यूरोप का दिल पसीज गया। यूरोपियन कंट्रीज ने अपने यहाँ वो जो अरब कंट्रियों में एथनिक क्लेंजिंग चल रही थी, उसको, तथाकथित एथनिक क्लेंजिंग चल रही थी, उसको देखते हुए अपने यहां लोगों को बुला लिया। आज वो सभी देश, जर्मनी की बात करें, हम आयरलैंड की बात करें, फ्रांस की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, स्पेन की बात करें, वो सारे कंट्री जिन्होंने ये शरण दी थी, वो सारे कंट्री आज शरणार्थियों की वजह से परेशान। जहां जिसने शरण ली थी, उस देश के कानून को मानने की बजाय, उस देश को धन्यवाद कहने की बजाय, अब वहां पर वो आतंक मचा रहे हैं। और जो मैंने कहा था कि कहीं ये साजिश तो नहीं है, कहीं ये इन्वेशन का नया प्लान तो नहीं है, ये इसलिए मैंने कहा था उस समय क्योंकि भारत में भी यही हुआ था। पार्टीशन होने के बावजूद भारत में नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, पार्टीशन होने के बावजूद कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, पार्टीशन होने के बावजूद भारत में कुछ लोगों को रोकने की अनुमति दी गई थी, उनको चॉइस दी गई थी कि आप यहाँ रुक सकते हैं। और आज 1947 के बाद आज वो भयावह स्थिति आ चुकी है कि जो लोग रुके उनमें से एक बड़ी तादाद भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, जबकि उन सभी को पाकिस्तान जाना चाहिए था। इतना बड़ा भूभाग, जितनी आबादी नहीं थी उससे ज़्यादा बड़ा भूभाग लिया था, जितनी आबादी नहीं थी उससे ज़्यादा बड़ा खजाना लिया था, फिर भी हिंदुस्तान में वो रुके। तो उसका परिणाम ये वक्फ बोर्ड वाला चक्कर चल रहा है, तमाम तरह की एनिमी प्रॉपर्टीज़ के कब्जे का चल रहा है, तमाम तरह के लाउड स्पीकर का केस चल रहा है, तमाम तरह के मदीनी भारत में जो लैंड जिहाद चल रहा है, लव जिहाद का मामला आता है, इकोनॉमिक जिहाद का मामला आता है, गोल्ड जिहाद का मामला आता है, और कौन कौन सा यूपीएससी जिहाद का मामला आ रहा है, अब जुडिशल अफसर बनने के जिहाद का मामला आ रहा है। ऐसे तथाकथित रूप से तमाम तरह के प्रकरण भारत में चल रहे हैं। मैं सबके लिए कहने का ऑथेंटिकेटेड नहीं हूं, मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन हाँ, ये दिख रहा है जो न्यूज़पेपर्स में पीएफआई क्या कर रहा है, सिमी ने क्या किया, और तमाम।
और तमाम तरह की धमकियां भी। ये 1947 में भारत के साथ हुआ, यही चीज 2013, 14, 15 में उनके साथ हुआ, यूरोप के साथ। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि इसी फॉर्मूले को, जो भारत में फॉर्मूला अपनाया गया, इसी फॉर्मूले को वहां पर लगाया गया हो। भारत इजराइल नहीं हो सकता कभी। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इजराइल ने जब वो हिस्से पर, इजराइल जब बैठा था तो उन्होंने फिलिस्तीनियों को अपने अंदर नहीं घुसने दिया। डेली आइए और डेली वापस जाइए, रहने नहीं दिया अंदर। और जो तेल अवीव और बाकी बेतलहम के हिस्से में वो रहते हैं, वहां पर भी एक लाइन खींच रखी है। फिर भी कन्फ्लिक्ट होता है तो इजराइल लड़ लेता है, क्योंकि उनकी आबादी के अंदर वो मिक्स नहीं है। सफ़ी मुसलमान वो फिलिस्तीन में है, हमास वहां पर काम कर रहा है, पीएलओ वहां पर काम कर रहा है, जो भी वहां चल रहा है वो सब उस हिस्से में है। इसलिए फिलिस्तीन सीधा लड़ पाता है। ये सबक भी दिमाग में रहा होगा कि अगर सीधा लड़ा जाएगा तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन अगर अपने लोगों को किसी माध्यम से, किसी भी तरीके से उन देशों के अंदर मिक्स्ड आबादी बना दी जाए तो फिर वो लड़ लेंगे और हम भी लड़ लेंगे। इस प्रकार से पूरे संसार को एक कैप्चरिंग में लाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन में एक रिसर्च पब्लिश हुई थिंक टैंक ने कहा कि जो इस्लामोफोबिया वाला शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि ब्रिटेन में इस्लामोफोबिया चल रहा है। इस्लामोफोबिया मतलब लोगों को मुस्लिम से समस्या है, इस्लाम से समस्या है। इस्लामोफोबिया वाला प्रकरण चल रहा है वो उन्हीं लोगों के अगेंस्ट में चल रहा है जिन लोगों ने वहां हो रहे आतंक का विरोध किया है, जिन लोगों ने वहां ये जिहाद का विरोध किया है, उन्हीं लोगों को टारगेट करके किया जा रहा है। ये बड़ी लॉबी है संसार की, जो जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी है उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। जितना ज्यादा उसके पास संसाधन है उतना ही वो परेशान कर रहे हैं। जितने उनके पास संसाधन चाहे लाउड स्पीकर का ही मिल जाता है वो परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये विश्व में चल रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। हाँ, उसके अगेंस्ट में ध्रुवीकरण भी चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण ले लें, मोदी जी का इलस्ट्रेशन लोग कहते हैं। इसके अलावा पुतिन भी उसी मार्ग पर चल दिए हैं। मेलोनी का स्टेटमेंट आया है अभी। अभी जो इस चुनाव हुए हैं कई कई देशों में, जर्मनी में चुनाव हुआ है, उसमें भी इसी प्रकार की चीजें सामने, यानी कि राइट विंग को इस समय लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइट विंग लेफ्ट विंग को जो ये आतंक मचाना चाहती है उसको सीधा सीधा फाइट कर रहे हैं और लोगों के सामने संकट दिख रहा है। स्वीडन में ये कुरान वाले प्रकरण सामने आए ही हैं कि किस प्रकार होली कुरान को जलाने का वहां चक्कर चल रहा है। तो वहां एक रिटेलिएशन चल रहा है। भारत में रोहिंग्या को मैं जब ये पूरी एनालिसिस बता रहा हूं तो उसका बेस बता रहा हूं कि इसका आफ्टरऑल सामाजिक समीकरण क्या होगा, उसका आफ्टरऑल क्या संसार में चल रहा है। हमारे देश में भी रोहिंग्या बांग्लादेशी इलीगल इन्फिल्ट्रेट हैं। बॉर्डर पर देखे जाते तो गोली मार दी जाती। अंदर घुस गए, बच्चे पैदा कर लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन बच्चों का क्या होगा। वो बच्चे तो हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये कहता है कि भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। लेकिन यही बच्चे जो 47 में पैदा हुए वो भगवान के रूप रहे क्या? जो 47 के बाद पैदा हुए वो क्या भगवान के रूप हैं? जो इनोसेंट थे उस समय, बाप अकेला था, 10 बच्चे उसके थे, बड़े छोटे छोटे थे, कहाँ ले जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे तो बड़ा समस्या हो जाएगी। वो इनोसेंट रहे क्या? सारे इनोसेंट हुए क्या? अब ये इनोसेंसी ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर जो नेहरू जी ने किया था, क्या हम वही गलती फिर तो नहीं करने जा रहे? हाँ, एक बात जरूर है कि सोशल ग्राउंड इज द डिफरेंट थिंग, लीगल ग्राउंड इज द डिफरेंट थिंग। और अभी सुप्रीम कोर्ट में गोंसाल्विस साहब ने एक पीआईएल डाली थी। उस पीआईएल में कहा था कि दिल्ली में जो रोहिंग्या बच्चे हैं उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं होता, उनको स्कूल में एडमिशन देने की अनुमति दी जाए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सुनवाई करते हुए कहा था कि भारत में बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे उनके पास आधार हो या ना हो, वो भारत के नागरिक हो या ना हो। भारत में फंडामेंटल राइट एजुकेशन के मामले में सारे बराबर। बात हो गई। तुषार मेहता साहब भारत सरकार की तरफ से प्रेजेंट हुए थे और उन्होंने भी उस समय ये कह दिया था कि भाई ऐसा कोई प्रकरण आता नहीं, भारत में सब बच्चों को एक साथ देखा जाता है। अब भारत में सब बच्चों को एक साथ देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय कहा था कि आप पहले स्कूल में अप्रोच करिए, स्कूल जाइए। मामला वहीं रफा दफा हो गया था। साथ में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें पहले डिटेल दीजिए, कौन से एरिया में कितने लोग रहते हैं, क्या है डिटेल। तो मुझे नहीं लगता कि वो डिटेल प्रोवाइड की गई, लेकिन एक और पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में आ जाई। अब उस पीआईएल में कुछ दूसरे केसेस आ गए, वकील साहब वही थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि जब हमने आप
कह दिया कि हम राइट क्रिएट कर रहे हैं। देखिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है वेबसाइटों पर, वो है जब हमने कह दिया कि हम राइट क्रिएट कर रहे हैं, राइट है नहीं, राइट क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे पास क्यों आए? अगर उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट जाते, हाई कोर्ट के पास जाइए और हाई कोर्ट से कहिए जाके। वकील ने, जो पिटिशनर थे, पिटिशनर ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि साहब पिछली बार तुषार मेहता साहब या भारत सरकार के जो वकील हैं, उन्होंने कहा था कि हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम समझते हैं कि वो नहीं होना था लेकिन हो रहा है, बच्चे अप्रोच कर रहे हैं और वहां एडमिशन नहीं मिल रहा है। अब साहब जब बच्चे, चलो एडमिशन मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या आपके पास है, जो बच्चे एलिजिबल हैं नहीं हैं, वहां वैकेंसी कितनी है, कितने लोग रहते हैं, कितना लोड डाला जा सकता है, कितना नहीं, ये सब डिटेल लाइए। तो वो डिटेल तो मुझे नहीं लगता कि दी गई थी, लेकिन यहां पर जो एक नई गतिविधि आई वो ये आई कि साहब एडमिशन अगर हो जाएगा तो यूनिफॉर्म है, किताब है, गवर्नमेंट के बेनिफिट हैं, सरकारी सारा चक्कर चल रहा है, गवर्नमेंट के इंश्योरेंस प्लान है बच्चों के लिए, उनका क्या होगा? देखिए उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने वाली बात है। स्कूल में एडमिशन मिल जाए, पहली पीआईएल थी। दूसरी पीआईएल इस बात की आई कि साहब एडमिशन होने के बाद कि आफ्टर एडमिशन बेनिफिट्स, भारत के नागरिकों को, जब भारत में बच्चों में कोई भेदभाव नहीं है, रोहिंग्या बच्चों में और भारत के नागरिकों के बच्चों में, तो फिर उनके बीच में कॉपी किताब फ्री के बेनिफिट्स, मिड डे मील और ये यूनिफॉर्म और सारा बस्ता और वजीफा, ये कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब हमने कहा राइट क्रिएट कर दिया है तो इसका मतलब उसमें स्कूल के बैग भी शामिल हैं, उसमें यूनिफॉर्म भी शामिल है, उसमें वो सारे बेनिफिट शामिल हैं जो कि भारत के नागरिकों के बच्चों को दिए जाते हैं। अब पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि साहब एक लाइन बना दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए, और वो लाइन ये लिख दीजिए कि भाई इनको 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 ये सारे अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पिछली पीआईएल में ये ऑर्डर कर दिया था, अब आप दिल्ली हाई कोर्ट जाइए, दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर कंटेम्प्ट डालिए अगर कोई एडमिशन नहीं ले रहा तो। इनका कहना था कि साहब इसी में डिस्पोजल करते हुए एक लाइन लिख दीजिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करते हुए कहा कि हम लिख कुछ नहीं सकते, हमने राइट क्रिएट कर दिया है, आप स्कूल में जाइए, स्कूल में जाकर आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, भारत के नागरिकों के बराबर ही मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो आप हाई कोर्ट में जाकर अप्रोच कर सकते हैं। हमने राइट, केवल राइट एडमिशन का क्रिएट नहीं किया, सारी सरकारी सुविधाएं साथ में प्रोवाइड की हैं, और इसी के साथ पीआईएल डिस्पोज हो गई। आपको क्या लगता है? क्या आपके सुझाव हैं? क्या आपका कमेंट है? मुझे लगता है कमेंट निश्चित रूप से आप लिखेंगे, हमारी टीम उसको पढ़ेगी। पढ़ने के बाद, आपके ऑब्जर्वेशन के बाद, सारे देश को पता लगना चाहिए कि भारत की जनता इस विषय पर, कानूनी विषय पर क्या सोचती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।